Assalamualaikum everyone. I am going to be covering the lecture for our class on that was supposed to be held on 18th October. So what is going to happen is that I will go over the lecture content, and then when we meet for the next class, I will expect that you have gone over this, and the first thing that we'll do in the next class is to see if there are any questions that you have about this lecture, and then we will move on from there. So इस वक्त हमारा जो topic है that is working with databases. Make sure that before you start with this lecture, तो आपके पिछले assignments, practice exercises, you have done all of them. Because इस वक्त अब I am going to assume के everything that has to do with the user sending you input from a form and you accessing it through the code, वो सारा का सारा concept आपका clear हो गया होना चाहिए. फॉर्म्स के थ्रू डेटा पहुंचता कैसे आप तक, और फिर अगर आपने फॉर्म पे कुछ रीडिस्प्ले करना हो तो वो किस तरीके से होता है. बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू एड ऑन स्टेप टू दिस where we are going to be connecting with the database and storing the data in a database, moving on from what you were doing earlier. पहले आप लोगों को थोड़ा सा simple तरीका दिखाया हुआ था for any kind of persistent data that you wanted to use, which is you would just dump your data into text files and work with strings. अब हम इसकी डेटा के लिए we are going to see कि अगर आपने एक एक्चुअल RDBMS कनेक्ट करना है और वो PHP के थ्रू करना है तो वो किस तरीके से करना है. तो फॉर दिस लेक्चर योर प्रीरेक इज गोइंग टू बी कि आप एक दफ़ा तो अपना सर्वर सॉफ्टवेयर के अंदर अपना डेटाबेस सर्वर भी ऑन कर लो. सो आई एम शोइंग यू हाउ टू टर्न इट ऑन. अभी तक आप लोग जितने भी एक्सरसाइजेस कर रहे थे उसमें आप सिर्फ अपना अपाची सर्वर इस्तेमाल करते थे बिकॉज वी आर ओनली डूइंग बेसिक PHP प्रोसेसिंग. अब हम कह रहे हैं कि आई वांट माय SQL सपोर्ट एडेड टू दिस एज वेल. मैं SQL का भी प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ. एंड यू वांट टू चेक दैट इफ यू वांट टू चेक कि आपका SQL भी चल गया और आपका ये भी चल गया, essentially what you want to do is type this into your वेब ब्राउजर. सो लोकल होस्ट को आप इस्तेमाल करते थे चेक करने के लिए कि सर्वर अप एंड रनिंग है या नहीं, और अब आप ये PHP my admin उसके आगे टाइप इन करोगे to see if your database is running or not. So you're going to do something like this. So I've just checked the database again and I am going to write PHP my admin now. And this is, I can see कि मेरा database का जो पूरा setup है, it is running properly. So I am going to go back to the lecture now. So आपने इसको check करना है अपने पास. उसके बाद I'm trying to get rid of this. Okay. उसके बाद you are going to set up a database ताकि आप वो वाले exercises जो हम class के अंदर कर रहे हैं उसको देख सको. So you essentially want, जो example हम कर रहे होंगे जो आपके textbook का example है, is basically a database called publications. So when you run this, आप इसको जब check करोगे तो ये कुछ तो मेरी अपनी इसके अंदर टेस्ट डेटाबेसेस वगैरह बनी हुई हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट अप योर SQL सर्वर तो आपके पास MySQL सर्वर तो आपके पास यहाँ पर न्यू की ऑप्शन आ रही होगी. इस न्यू के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है एंड यू आर गोइंग टू ऐड अ डेटाबेस कॉल्ड publications to your database server. एंड उसके अंदर यू आर गोइंग टू क्रिएट. सो अभी हम सेटअप कर रहे हैं बेसिकली द डेटा दैट यू आर गोइंग टू नीड टू रन योर कोड ऑन. सो यू वांट अ टेबल. आई एम टेलिंग यू दैट यू नीड अ टेबल कॉल्ड क्लासिक्स और उसके अंदर आपने 5 कॉलम्स ऐड करने हैं. एंड देन यू आर गोइंग टू, व्हेन यू हैव रन द लास्ट ऑपरेशन, तो आपको यहाँ पर पब्लिकेशंस के अंदर क्लासिक्स का टेबल बना हुआ नजर आ रहा होगा. यू वांट टू सेट अप द टेबल्स, सॉरी पहले आप टेबल के एट्रीब्यूट सेट करके टेबल बनाओगे तो आपको नजर आएगा. यू आर गोइंग टू देन सेट अप द टेबल्स एट्रीब्यूट्स इन दिस वे, जिसके अंदर आपने 5 एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं. व्हेन यू ओपन अप द फॉर्म जिसके अंदर वो आपको बना के दे रहा होगा तो यू विल चूज, और यू शुड चूज इन ऑर्डर टू फॉलो द एक्सरसाइज दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ऑथर का एट्रीब्यूट डालना है जिसकी टाइप आपने सेट करनी है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स की, विच मीन्स के
यू आर सेइंग कि अप टू 128 कैरेक्टर्स का किसी किस्म के भी कैरेक्टर्स की सीक्वेंस आ सकती है ऑथर के नेम में. यू आर सेइंग द सेम फॉर टाइटल. फॉर कैटेगरी यू आर सेइंग के वेरिएबल लेंथ की कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी, लेकिन आपने उसकी लेंथ थोड़ी छोटी, उसकी लेंथ की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी छोटी रखी है बिकॉज वो कैटेगरी है. वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो ऑथर्स और टाइटल से छोटी होगी. ये प्री सेट होगी कैटेगरीज, आप खुद से सोच सकते हो. देन यू हैव द ईयर जिसको 4 कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर करना है. यहाँ पर आपने वेरिएबल लेंथ का कैरेक्टर नहीं लिखा, यहाँ पे आपने लिखा है 4 कैरेक्टर्स का ही आपने अपना attribute setup करना है. and then you've put in the ISBN number. when you're setting this up in XAMPP server या किसी भी MySQL server के setup के अंदर, तो basically इसके आगे वाली जितनी चीजें हैं ना वो just leave them as is. you will just need to set the name column up and the type column up. और उसके बाद your database is going to be ready to go. बाकी सारी की सारी चीजें आपने default के ऊपर छोड़ देनी है. and you can try adding in a couple of entries so that you have some data in your database जिसके ऊपर आप कोड टेस्ट कर सको. so entry करने का तरीका है कि in this interface ऊपर आपके पास insert का टैब आ रहा होगा, उसको आपने क्लिक करना है. you are going to put in whatever values you want. कि मैंने सारी fill नहीं की हुई, so I've put these 3 dots over here to indicate that I haven't actually filled all of this. मैंने 2 आपको values डाल के दिखाई हैं and just enter whatever you want into these category key and year and ISBN की value below. और इसके नीचे आपको एक गो का बटन मिलेगा जिसको आप क्लिक करोगे तो यू आर गोइंग टू सी कि आपका एक आपके टेबल के अंदर आपने जो डेटाबेस बनाई थी और उसमें जो टेबल बनाया था उसके अंदर एक एंट्री डल गई है जिसके अंदर ऑथर, टाइटल, कैटेगरी, ईयर और ISBN कुछ डल गया है. whatever you wanted to enter in that will be entered in. so once you are ready with this, so when you're doing the exercise इसके अंदर 2-3 और entries आप डाल लो, so you have a few entries to work with. बिकॉज हमने पहला एग्जाम्पल जो लेना है वो ये लेना है कि डेटाबेस पूरा का पूरा प्रिंट कर दो. सो इट वुड बी अ गुड आइडिया इफ यू हैव अ कपल ऑफ एंट्रीज टू शो. उसके बाद प्रोसेस बेसिकली आपका ये होगा कि वी आर गोइंग टू बी यूजिंग PHP data objects, which is the PDO system, to connect to SQL and get all of your data out. and जो भी डेटा को आपने अपडेट करना है, मैनिपुलेट करना है, इस तरह की कोई भी चीज करनी है तो वी विल बी यूजिंग बेसिकली PHP के अंदर PDO वाला फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे होंगे. आई एम मेंशनिंग इट एक्सप्लिसिटली बिकॉज PHP के अंदर ओवर टाइम काफी सारे तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं टू एक्सेस डेटा. एंड इफ यू आर क्विकली डूइंग अ सर्च एंड ट्राइंग टू कम अप विद समथिंग, तो इट माइट बी कि आप एक्सीडेंटली या आप कोई पुराना देख रहे हो तो इट माइट बी कि एक्सीडेंटली आप कोई पिछले वाले तरीके को इस्तेमाल करने शुरू हो जाओ. तो जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द करेक्ट मेथड that should be used right now. I'm putting down the name so you know कि इसको अगर आपने सर्च करना है तो किस तरीके से करना है. so आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है in PHP using PDO. so process इसके अंदर होगा कि you are going to connect to your SQL database. इसके बाद इस वक्त हम MySQL इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं because XAMPP server के अंदर it just comes in pre-built. so if you remember आपने सिर्फ XAMPP server install किया हुआ और बाकी सारा कुछ we're relying it to provide to us. so MySQL is also something that it provides to us, as you just saw जब मैंने उसको run करके दिखाया आपको ब्राउजर के अंदर. so first connect to your MySQL system. select the database that you are going to be using. हमने अभी एक database बनाया है. build the query string that you want to run. so वो query string कोई भी हो सकती है. हम सबसे पहले select all वाला query इस्तेमाल कर रहे होंगे. if you have forgotten your database queries, तो आपके बुक के अंदर आपके टेक्स्ट बुक जो इस कोर्स के लिए दी हुई है उसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं जिससे आप उसको सारा रिकैप कर सकते हो. पूरा का पूरा रिकैप नहीं करना तो wherever you need help just jump to some resource online जिससे आपको रिवाइज हो जाए कि query strings और ये सारी चीजें किस तरीके से चलती हैं. we're not going to be focused on how the query string is working right now. I'm going to assume कि आपको पता होगा कि query string बनती कैसे है और चलती कैसे है and what output to expect. हमने इस वक्त फोकस करना है कि उस क्वेरी को आपने PHP के थ्रू कैसे चलाना है. अभी तक आप लोग ये करते आए होगे अपने डेटाबेसेस के कोर्स के अंदर that you would have had a console जिसके अंदर आप क्वेरीज बिल्ड करके टेस्ट करते थे. now you are going to ask your PHP code to run the queries for you and then you are going to receive the result. और फिर उसको जो भी आपने उसको आउटपुट करना है जैसे भी करना है इस्तेमाल आप उसको करोगे. so build number 3 is build a query string. number 4 is perform the query. उसको execute करो.
नंबर 5 इज जो आपको रिजल्ट्स आए हैं, तो क्वेरी से रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे मोस्ट लाइकली इन अ टैब्यूलर फॉर्म इफ इट इज मल्टीपल रोज। कभी कभी एक रो भी वापस आ सकती है। जिस किस्म की भी आपके पास रिजल्ट वापस आया है, आपने उसको यू नीड टू रीड थ्रू दैट समहाउ और उसको अपने वेब पेज के अंदर आपने डिस्प्ले करना है। एंड देन यू आर गोइंग टू कीप रिपीटिंग दीज स्टेप्स जब तक कि आपका रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड देन यू आर गोइंग टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम एसक्यूएल। इनको करना कैसे वो देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सो व्हाट यू वांट टू डू, अगेन आपका लेक्चर के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है ऑफ ऑल ऑफ द कोड जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। आई एम पुटिंग स्क्रीनशॉट्स हियर इन माय स्लाइड्स, बट एसेंशियली इट इज स्ट्रांगली सजेस्टेड कि आप लोगों को कोड डाउनलोड करो और उसको रन करके देख लो। स्क्रीनशॉट्स डालने का ये मकसद नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सको, जस्ट यूज इट फ्रॉम द GitHub repository directly. So you might want to take a couple of minutes and get the code. उसके बाद this is now I am now going through the code जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक helper kind of file है that you're going to, the first file that we're looking at is login.php, and this is a basic helper file that you're going to be repeatedly using throughout. और क्योंकि इसने repeatedly इस्तेमाल होना है तो ये information को ना separate out करके एक अलग फाइल के अंदर लिख दिया गया है। You can kind of see इसके अंदर information लिखी हुई है कि आपका होस्ट क्या है, आपके डेटाबेस का नाम क्या है, आपके जो आपने यूजर इस्तेमाल करना है डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए वो क्या है, एंड ऑल दैट। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन इट इज एडवाइज्ड बाय योर टेक्स्ट बुक, एंड जनरली इट इज अ गुड आइडिया कि ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन अलग से एक फाइल में आप लिख दिया करो, एंड देन यू कैन लिंक दिस फाइल वेयरएवर इट इज नीडेड। इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। इस वक्त जस्ट फोकस ऑन द पार्ट्स जो कि बोल्ड के अंदर लिखे हुए हैं। दोज आर द वंस दैट यू विल नीड टू मेक श्योर कि वो आपके डेटाबेस के सेटिंग्स को मैच करें। बाकी की सारी जो है यू कैन जस्ट फॉर नाउ जस्ट अज्यूम कि दीज आर एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज दैट यू नीड टू सेट in order to connect with the database. So do not worry too much about everything जो कि ये इस after 1 2 3 4 lines के नीचे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं you can kind of ignore them but just use the code जैसे कि वो आपको लिखा हुआ दे रहा है। एक दफा आप ये लेक्चर कर लोगे you will come back to it, तो you will start recognizing the attributes that are being set। लेकिन इस वक्त मैं explain करूंगी तो it's not going to make a lot of sense। इस वक्त आपके लिए important है कि जब आपने अपने पास ये फाइल इस्तेमाल करनी है तो होस्ट के नाम के अंदर ठीक वाला अपना नाम इस्तेमाल कर लो। अगर आप लोगों ने XAMPP सर्वर डिफॉल्ट तरीके से इंस्टॉल किया हुआ तो आपका होस्ट का नाम भी लोकल होस्ट ही होगा। अगर आपने डेटाबेस उसी तरह बनाई है जिस तरह से अभी मैंने दिखाई थी, तो आपका डेटा वाले वैल्यू का नाम की डेटा वाले वेरिएबल का भी वैल्यू पब्लिकेशन ही होगा। यू अगेन डेटाबेस की अगर डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है, XAMPP सर्वर की डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है, तो योर यूजर इज गोइंग टू बी रूट। अगर आपने अपना यूजर खुद क्रिएट किया हुआ है तो देन यू विल नो कि आपने यूजर क्या क्रिएट किया था और उसको उसके हिसाब से डाल दो। अगर आपने नहीं किया तो इट इज गोइंग टू बी रूट। और पासवर्ड डिफॉल्ट जो होता है वो खाली होता है। खाली पासवर्ड का तरीका है दैट लेट मी शो यू फ्रॉम माय फाइल। खाली अगर आपने पासवर्ड लिखा हुआ है तो बेसिकली यू नीड टू यूज इट लाइक दिस, which means कि आपने पासवर्ड सेट ही नहीं किया। तो if you don't have a password, which would be the case अगर आपने XAMPP सर्वर को डिफॉल्ट सेटिंग से इंस्टॉल किया और फिर आपने कुछ भी नहीं छेड़ा, तो just make sure कि your password has been updated to this value, which is essentially एक single quote followed by another single quote. There is nothing in between the two single quotes. अगर आप उन्हीं वाला टेक्स्ट बुक वाला ही कोड इस्तेमाल कर रहे होगे तो essentially it is going to tell you कि कोड उससे मैच नहीं हो, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा और कोई एरर आ गया। सो दिस यू विल मोस्ट डेफिनेटली नीड टू चेंज क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के ऑथर ने अपना पासवर्ड लिखा हुआ है। सो हाउ आर वी गोइंग टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन? सो आपने सबसे पहले तो ये किया हुआ है। सो दिस इज अ कंप्लीट PHP स्क्रिप्ट व्हिच इज जस्ट डूइंग अ कनेक्शन। सो इसके अंदर इसके अंदर आपको अगर आप इसको चलाओगे तो कुछ नजर नहीं आएगा, बट द इम्पोर्टेंट बिट इज दैट वी वांट टू पिक अप ओवर हियर इज इसकी पहली लाइन है require underscore once login.php. This is equivalent to the include that you use in C++. So you're basically saying मैंने एक और फाइल लिख के रखी हुई है login.php that I want this file to be able to access, and given कि ये आपने दोनों फाइलें, ये वाली फाइल और ये वाली फाइल एक ही फोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो this file is going to be able to access login.php, जिसका मतलब है कि login.php में आपने जितने भी वेरिएबल्स रखे हुए हैं और इनिशियलाइज किए हुए हैं, all of those variables are going to be available here. And you can see that you are trying to access these 4 variables over here called attribute.
यूजर, पासवर्ड एंड ऑप्शंस, और ये 4 आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं सेटअप हुए हुए. अगेन द इम्पोर्टेंट वंस आर गोइंग टू बी दीज वंस. इन वालों के बारे में यू कैन जस्ट फॉर नाउ यू कैन जस्ट यूज एज इज. So this is basically saying try catch का block बना हुआ. So this is done in the way that you do exception handling. Again, that in the same way as you would do in C++, where you are essentially saying कि एक नया PDO object बनाने की कोशिश करो using the attributes, user information, password information, and options that have been defined on in this file. और अगर तो वो connect हो जाता है तो well and good, you are going to jump out of both of these blocks that are written over here, try and catch. अगर वो नहीं चलता तो basically आपने catch block में जाना है और exception throw कर देनी है. Again, if you have forgotten exception handling, इसके बारे में बहुत ज़्यादा worry करने की ज़रूरत नहीं है. Essentially, this is the line of code that is going to establish your connection. और अगर ये नहीं चलेगी तो फिर और आप exception handling नहीं लिखोगे तो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं पर error detect हो जाएगा. So again, nothing to worry about अगर आपको exception handling भूल चुकी है. Achha, if you have established a connection, so then what you can do to run a query is put that query into a string, and we've selected the easiest query that we have from your databases course. ये सबको याद होगी. Select asterisk from classics means कि सारी की सारी rows जितनी भी आपके पास classics के अंदर पड़ी हैं उन सबको select कर दो और उसको फिर उस string को आप PDO ऑब्जेक्ट की क्वेरी के फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर डालो and the result is going to come into this variable over here. So abhi a partial code hai, we haven't really done anything with the result, but this is the idea behind actually running a query that you want to run, जिसको आप query आप उसी तरीके से लिख सकते हो जिस तरीके से आप regular अपने database के classes में लिखते थे, but now you are going to execute. आप उसको console पे डाल के नहीं execute कर रहे, आप उसको अपने PDO ऑब्जेक्ट के क्वेरी के फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसका रिजल्ट जो है वो आपके रिजल्ट के वेरिएबल में आ रहा है. एंड वी वांट टू सी नाउ के उस रिजल्ट को अगर आपने डिस्प्ले करना है लेट्स से तो किस तरह से करना है. सो वो जो पिछले 3 स्लाइड्स के ऊपर कोड लिखा हुआ था, दिस इज नाउ सेट. आई हैव कंबाइंड ऑल ऑफ दैट, और योर टेक्स्ट बुक हैज कंबाइंड ऑल ऑफ दैट इनटू वन फाइल ताकि आप एक दफा रन करके देख सको कि हो क्या रहा है. सो सबसे ऊपर अगेन, सो दिस इज query.php that you will be able to download from that link, from the GitHub link. उसके चैप्टर 11 वाले सेक्शन पे जाना है और इन्हीं नामों से वहां पर वो फाइल्स पड़ी हुई हैं. तो query.php के ऊपर सब एंड यू इसको रन करने के लिए आपको login.php भी डाउनलोड करना पड़ेगा और अपना पासवर्ड उसके ऊपर सेट करना पड़ेगा. तो दिस इज एक्सपेक्टिंग कि login.php पड़ा हुआ है. इट इज ट्राइंग टू सेट अप योर PDO ऑब्जेक्ट. अगेन एक्सेप्ट अगर आपका कोड ठीक चल रहा है और आपने कोई इशू नहीं क्रिएट किया हुआ, ये मोस्ट लाइकली पहली ट्राई के अंदर ही चल जाएगा. कैच ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो डाला हुआ है फॉर लाइक नाइस एरर हैंडलिंग का सिस्टम. आपने इसेंशियली व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू रन दिस कोड और वो एरर से बगैर चल जाए तो पहले आपका PDO का ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंशिएट होगा विद द वैल्यूज दैट आर कमिंग इन फ्रॉम दिस फाइल. और उसके बाद आप कहोगे कि ये मेरी क्वेरी है, आई वांट टू सिलेक्ट एवरीथिंग दैट इज सिटिंग इन द क्लासिक्स टेबल and I want to execute that query. अब नीचे हमने कुछ bit add किया है where we're essentially saying कि result के अंदर जो चीजें आई हैं वो निकाल के आप print करो. तो अभी जो database मैंने बना के दिखाई थी slides के अंदर, उसके अंदर तो एक row पड़ी हुई थी. We are assuming, और if we assume कि मेरे पास multiple rows पड़ी हुई हैं, तो मुझे essentially एक while का block बनाना है जिसके अंदर मैंने कहना है कि मेरे पास जो result आया है जो कि इस वेरिएबल के अंदर आया है, I want to fetch each row inside that result using this while structure. और ये while structure इस तरह से setup है कि it is basically saying while row is equal to result, while row is equal to result के ऊपर fetch वाला function call किया हुआ है आपने, which means result के fetch function के को रन करने के रिजल्ट में अगर आपके पास कोई चीज रो में फिट होती जा रही है और वो आती जा रही है तो इसको रन करते रहो. जब उसके अंदर से रिजल्ट फेच चलना बंद हो जाएगा उसका मतलब होगा कि आपके रोज ही खत्म हो गए टेबल से. तो यू आर गोइंग टू स्किप आउट ऑफ दिस, यू आर गोइंग टू ड्रॉप आउट ऑफ दिस while ब्लॉक. सो इफ आई हैव 3 रोज इन माय क्लासिक्स टेबल तो ये while का ब्लॉक जो है ये 3 दफा चलेगा. इफ आई हैव 1 रो तो ये 1 दफा चलेगा. इफ आई हैव 20 रोज तो ये 20 दफा चलेगा. दिस while setup is basically
जस्ट मेकिंग श्योर कि रिजल्ट में जितनी भी रिजल्ट के वेरिएबल में जितने भी रोज आए हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएं। सो वी नो कि हमने सेटअप किया था, एक ऑथर सेटअप किया था एट्रीब्यूट अपने क्लासिक्स के टेबल में, ऑथर सेटअप किया था, टाइटल किया था, कैटेगरी किया था, ईयर किया था, आईएसबीएन किया था। सो यू आर एक्सेसिंग दोज वैल्यूज फ्रॉम दिस रो वेरिएबल यूजिंग योर एसोसिएटिव एरे वाला syntax। और essentially ये this is one thing that you can actually recognize in the login file if I show it to you, कि यहाँ पर ना options के अंदर एक जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि जो आप PDO ऑब्जेक्ट सेटअप करना है उसके अंदर attributes fetch करने का default मोड जो है वो आप सेट कर दो कि मैंने जब attributes उठाने हैं तो I want them fitted into an array in an associative manner, which means कि जब मैं उनको access करूंगी तो I should be able to access them by using the name of the attribute। अगर मैंने इंडेक्स रखा होता तो फिर मुझे 0 1 2 3 करके गिन के कि पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, दूसरा कौन सा है करके एक्सेस करना पड़ता है, which you can hopefully now imagine that that is going to be pretty painful। एसोसिएटिव तरीके से एक्सेस करना is easier, it is much more intuitive। तो इधर डिफॉल्ट ही आपने सेट कर दिया कि मुझे एसोसिएटिव तरीके से फेच करके दो, which is why जब आपका रिजल्ट यहाँ पर फिलअप हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी एग्जीक्यूटिंग, तो आपके पास हर रो जो है वो अपने अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट नेम के हिसाब से वैल्यूज एक्सेस करने दे रही है। सो व्हेन यू आर सेइंग कि मेरे रिजल्ट में से पहली रो को पकड़ो और उसकी ऑथर वैल्यू दिखाओ और फिर उसका टाइटल का वैल्यू दिखाओ और फिर उसका कैटेगरी का वैल्यू दिखाओ, ईयर का दिखाओ, आईएसबीएन का दिखाओ, तो इट इज गोइंग टू गेट ऑल ऑफ दोज वैल्यूज आउट इन अ वेरी इंटुइटिव मैनर। सो आपको पता है मैं ऑथर लिखूंगी तो ऑथर प्रिंट हो जाएगा, टाइटल लिखूंगी तो टाइटल प्रिंट हो जाएगा। तो ये वाला जो बिट है कि रो के अंदर से ऑथर दिखा दो, रो के अंदर से टाइटल दिखा दो, रो के अंदर से कैटेगरी दिखा दो, रो के अंदर से ईयर दिखा दो, रो के अंदर से आईएसबीएन दिखा दो, ये वाला बिट जो है दिस इज इसेंशियली द वैल्यू कमिंग आउट। ये जो साइड्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेट मी गो ओवर देम वन बाय वन। ये वाला बिट तो सिंपल है, दिस इज जस्ट एकोइंग आउट कि दिस इज सेइंग कि ऑथर की एट्रीब्यूट में जो वैल्यू पड़ी है वो दिखा दो। सो हमने फॉर इंस्टेंस जेन ऑस्टन में फिट इन कर रही थी व्हेन आई वाज मेकिंग द एंट्री, तो यहाँ पर जेन ऑस्टन का नाम आएगा, बट इसकी वजह से लिखा हुआ आ जाएगा कि ऑथर इज जेन ऑस्टन। or the same is going to go for title, the same is going to happen with category, the same is going to happen for year and ISBN। Essentially this is going to print out your data। Last चीज is कि ये जब आपका वैल्यू प्रिंट कर रहा है ना उसको एक फंक्शन के थ्रू पास करके वो प्रिंट कर रहा है। सो वी वांट टू सी कि HTML स्पेशल कैरेक्टर्स का फंक्शन क्या करता है। if you can kind of try to make a guess using the trying to figuring by using the name of the function, you can kind of guess कि ये क्या करता है। So it is saying HTML special characters को कुछ करना है। HTML के special characters if you remember, आपके पास ऐसे characters होते थे जिनके अंदर फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है लेस देन एंड ग्रेटर देन का, वो स्पेशल कैरेक्टर HTML के अंदर इसलिए है बिकॉज इट हैज अ स्पेशल मीनिंग। जैसे ही HTML के अंदर लेस देन का साइन लिखा होता है तो आपका HTML इंटरप्रेटर जो कि ब्राउजर में होता है वो ये समझने शुरू हो जाता है कि आप एक टैग का नाम लिखने लगे हो एंड इट डज नॉट एक्चुअली ट्रीटेड लाइक इनपुट। बट इफ यू एक्चुअली वांट द लेस देन सिंबल टू बी प्रिंटेड आउट, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर वेब डेव क्लास या वेब पेज स्टैटिक वेब पेज डेवलपमेंट क्लास, इसको एक्चुअली डिस्प्ले करने के लिए यू विल यूज दिस कैरेक्टर एंटिटी। कैरेक्टर एंटिटीज का फॉर्मेट होता था एम्परसेंट एंड सेमीकोलन, और उस एम्परसेंट और सेमीकोलन के बिटवीन कोई ना कोई कोड लिखा होता था, न्यूमेरिक फॉर्म भी होता था उसका और उसका लेबल वाला फॉर्म भी होता था। सो essentially if you actually want to print this out तो आप इसको इसलिए इस्तेमाल करते हो। over here we are saying कि for instance अगर मेरे डेटाबेस के अंदर ये वाले कैरेक्टर्स यूज हुए हुए थे और उनको मैंने प्रिंट कराना है, आई डोंट वांट देम टू बी इंटरप्रेटेड एज स्पेशल कैरेक्टर्स, तो फिर मैं चाहूंगी कि ये वाला रिप्लेस हो जाए इससे, ये वाला रिप्लेस हो जाए इससे। ये थोड़ा सा लिस्ट लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी हो सकता है, बट सम ऑफ द कन्वर्जन्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दैट फंक्शन बीइंग कॉल्ड इन द कोड आर दीज वंस। एंड हमने तो अभी अपना डेटाबेस काफी सिंपल बनाया है, सो उसके अंदर ये वाले हमने डेटा जो इनपुट किया है उसके अंदर कोई ऐसे कैरेक्टर्स डाले नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप ये एक दफा रन कर दिया करो अपने डेटा के ऊपर ताकि इस तरह का कोई इशू हो तो वो प्रिंटिंग से पहले ही रिजॉल्व हो जाए। सो अगेन आवर डेटा इज टू
उसकी बहुत इस लाइक द डेटा इज टू मच इज टू सिंपल राइट नाउ टू एक्चुअली सी कि इसका कोई फायदा हो रहा है या नहीं, लेकिन इसको अभी हम एग्जांपल में ना सेपरेट आउट करके देख लेंगे कि इससे हो क्या रहा होता है. बट essentially you put this there to make sure that whatever data that you have retrieved from the database and you are getting ready to display onto a browser, उसके अंदर अगर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो वो इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएं कि वो एक्चुअली ब्राउजर के ऊपर नजर आ जाएं instead of being processed like HTML. तो एग्जाम्पल हम देख लेंगे, बट ये HTML एंटिटीज वाली फंक्शन का एग्जाम्पल देख लेंगे. लेकिन इस वक्त अज्यूमिंग के इस वक्त वो इन्वोक नहीं हो रहा है बिकॉज हमारा डेटा वाज क्वाइट सिंपल. यहाँ पर मैं आपको डेटा ऐसा दिखा रही हूँ जो कि फोर एंट्रीज जिसके ऊपर हुई हुई है. सो यू आर गेटिंग slightly more data than you would get if you just put one entry in. So आपको चार बेसिक आपका ये वाला अगर 4 ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला वाइल लूप जो है ये 4 दफा चला होगा. उसने पहले एक रो का डेटा प्रिंट किया होगा, फिर दूसरी का किया होगा एंड सो ऑन. सो यू हैव ऑथर एंड देन द वैल्यू, देन टाइटल एंड द वैल्यू एंड सो ऑन. और वो आपको इधर अब नजर आ रहा है कि पहले वो ऑथर लिख रहा है और फिर वो एक्चुअल वैल्यू लिख रहा है जो उसके अंदर इंसर्ट हुई थी. So this is basic code that is going to print out all of your table entries. अब हम इसकी थोड़ी सी वेरिएशंस देखेंगे और so सारी वेरिएशंस हमने पढ़नी नहीं है. I will just go over the key variations and then I'm going to assume कि आपको जो बेसिक अपना SQL का नॉलेज है वो आप थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करके इसके साथ कर सकते हो. I've listed down everything that you should know, but we're not going to be covering each and everything from an SQL perspective because again you've done an entire कोर्स ऑन दैट. पीडीओ के पर्सपेक्टिव से अगर आपका काम खत्म हो गया कनेक्शन का तो कनेक्शन को बंद करने का तरीका है कि उसको नल के ऊपर पॉइंट कर दो ताकि किसी चीज को फिर आप आगे से एक्सीडेंटली नहीं मॉडिफाई कर दो. So we are going to see the variation with, or we are going to add in a variation with insert and delete. Insert and delete itself तो काफी easy है. So the point over here is not to actually see insert and delete, but essentially हम थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि आपका फॉर्म का मैनेजमेंट एक्चुअली किस तरह से होगा. तो यहाँ पर अगर आपको जो चीज थोड़ी सी नई लगेगी दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी इंसर्ट दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म हैंडलिंग instead of the actual insert and delete operations. So let me just stop the video right here and do a second part where I can start with the insert and delete operations.